वेलकम अगेन बच्चों। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट 32 फॉर क्लास 10th। और ये बच्चों विज्ञान की वर्कशीट है जो कि आपके लिए 16 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं। और इस वर्कशीट से बच्चों हम चैप्टर 3 जो है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर धातु एवं अधातु। और बच्चों कोविड-19 के कारण अब की बार इस चैप्टर से कुछ पोर्शन, आपका जो लास्ट का पोर्शन है धातुओं का निष्कर्षण, वो पोर्शन इससे डिलीट कर दिया गया है। तो अब ये चैप्टर आपके लिए काफी और इजी हो गया है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के बारे में आप जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ चुके हो। काफी इजी चैप्टर है ये। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर धातु एवं अधातु दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर। ये सभी क्या हैं? ये सभी धातुएं हैं। अधातु के क्या उदाहरण हैं? जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये क्या है? ये सारी अधातुएं हैं। अब हम करेंगे इनके भौतिक गुण धर्म के बारे में। बच्चों गुण धर्म के आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि भौतिक गुण धर्म होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? रासायनिक गुण धर्म। भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं कि वो देखने में कैसे हैं, वो कठोर हैं या बहुत ज्यादा मुलायम हैं, उनका रूप कैसा है। तो ये सारे गुण धर्म कैसे होते हैं? भौतिक होते हैं। लेकिन रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं कि वो दूसरे तत्वों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ऐसे गुण धर्म क्या कहलाते हैं? रासायनिक गुण धर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भौतिक गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर साथ साथ जो है आप अंतर भी कर सकते हो धातु और अधातु के भौतिक गुण धर्मों में। तो देखिए सबसे पहले क्या है? धात्विक चमक। तो बच्चों धातु की जो सतह होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है। और अधातुएं वो चमकीली नहीं होती। ठीक है, आपने देखा है। जैसे उदाहरण आप ले सकते हो, तांबा है, सोना है, इनकी सतह कैसी होती है? चमकदार, यानी उनमें एक धात्विक चमक होती है। लेकिन अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन अधातु होने के बावजूद भी कैसा है? चमकदार है। इसलिए ये एक अपवाद है। और यहाँ पर काफी जो भौतिक गुण धर्म है उनमें आपको अपवाद देखने को मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? कठोरता। तो बच्चों जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी कैसी हैं? ये बहुत ही मुलायम धातुएं हैं जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आप उत्तर लिखोगे। अधातु क्या है? ये अधिकतम कठोर नहीं होती हैं। अपवाद यहाँ पर फिर से है कार्बन। कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, जो कि बहुत ज्यादा कठोर होता है। उसके बाद देखिए इसका रूप, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। इसमें भी आपको अपवाद मिलेगा। वो क्या है? पारा यानी मरकरी। मरकरी जो है वो कमरे के ताप पर भी द्रव रूप में पाई जाती है, जो कि थर्मामीटर में आपने इसको देखा है। सफेद सफेद जो भरा होता है थर्मामीटर में वो मरकरी होता है। अब देखिए जो अधातुएं हैं वो ठोस या गैसीय रूप में होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो गैस या ठोस में नहीं बल्कि तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? अधातुवर्ध्यता। अधातुवर्ध्यता क्या होती है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपने एल्यूमिनियम की फॉयल देखी है जिसमें खाना हम लपेटते हैं। तो जो वो एल्यूमिनियम की फॉयल है वो अधातुवर्ध्यता का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें धातुओं को, एल्यूमिनियम को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी तरह सिल्वर फॉयल जो मिठाइयों पर लगती है। इसके अलावा बच्चों और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सोने को कितनी पतली पतली जो है चादर में परिवर्तित करके ज्वेलरी बनाई जाती है। लेकिन जो अधातु होती हैं वो अधातुवर्ध्य नहीं होती। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? तन्यता। तो देखिए तन्यता क्या होती है? धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है। तो धातुओं को जो है, जिस तरह सोना उस तन्य धातु है, सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु है और 1 ग्राम तार को लगभग 2 किलोमीटर लंबा खींचा जा सकता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो तन्य नहीं होती, यानी उनको पतली तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब आगे इसमें देखिए क्या दिया गया है?
अब इसमें और भी जो है दिए गए हैं आपको यहाँ पर अंतर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्युत व ऊष्मा के चालक। तो जो बच्चों धातुएं हैं वो विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सुचालक यानी उनके अंदर से विद्युत और ऊष्मा वो प्रवाहित हो सकती है। यहाँ पर भी अपवाद है। अपवाद क्या है, शीशा एवं मरकरी, ये दोनों क्या है, अपवाद हैं। ये विद्युत के सुचालक नहीं हैं, ये विद्युत के कुचालक हैं। और विद्युत के सुचालक और कुचालकता को जांचने के लिए इस तरह से आप जो है क्रियाकलाप करके देख सकते हो। यहाँ पर बैटरी लगाई गई है, बल्ब है, स्विच है और ये क्लिप है। कोई भी धातु को अगर आप इन क्लिप के बीच में लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, बैटरी को ऑन करोगे, तो अगर बल्ब जलता है तो इसका मतलब क्या है, वे सुचालक हैं। अगर बल्ब नहीं जलता तो इसका मतलब वे कुचालक हैं। उसके बाद देखिए सामान्यतः अधातु में विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं बच्चों, कुचालक होती हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट भी ये कार्बन का ही एक अपर रूप है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होने के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ये हम चैप्टर 4 कार्बन में डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है, यानी ये इनका गलनांक बहुत ज्यादा उच्च होता है जैसे लोहे का, लेकिन इनका गलनांक और घनत्व कम होता है। इसमें अपवाद है सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम बहुत ही मुलायम धातुएं हैं, उनका गलनांक जो है बहुत ही कम है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब क्या है कि जो धातुएं हैं वो आवाज उत्पन्न करती हैं। अगर वो किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वो क्या उत्पन्न करेंगी, आवाज उत्पन्न करती हैं। और जो अधातुएं हैं वो ध्वनिक नहीं होती। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धातुओं पर भाप की क्रिया दिखाई गई है। तो यहाँ पर धातु लेके ये क्रियाकलाप दिया गया है बच्चों, जो रासायनिक गुणधर्म में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहला क्या है, वायु के साथ अभिक्रिया। तो देखिए धातुएं जो हैं वो ऑक्साइड्स के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जो हैं वो किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे देखिए कॉपर जो है, तांबा दिया गया है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। जैसे कुछ धातुएं होती हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं। तो वो जो धातुएं हैं वो धातुएं कौन सी एग्जाम्पल लेंगे हम, वो धातुएं हैं हमारी सोडियम और पोटेशियम। ये जो क्या करती हैं, वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं एकदम से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। जिसे रोकने के लिए हमें क्या करते हैं, हम इनको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं ताकि ये आग ना पकड़ लें। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक या लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, यानी एकदम से अभिक्रिया नहीं करते, धीरे धीरे ये जो अभिक्रिया करते रहते हैं और इनके ऊपर ऑक्साइड की परतें चढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ये तो हो गए सबसे ज्यादा क्रियाशील, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील हो गए। उसके बाद आप अगर एग्जाम्पल लो तो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये उनसे कम क्रियाशील होंगे। उसके बाद देखिए आयरन। आयरन जो है वो वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं जलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप आयरन की रॉड लीजिए, उसको आग में अगर डालेंगे तो वो एकदम से जलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर भी ऐसे प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की पेरोक्साइड की परतें चढ़ जाती है। हमने अभी एग्जाम्पल किया कि जो कॉपर है वो भी ऑक्सीजन के साथ जो है क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये काले रंग का होकर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। अब देखिए जो सिल्वर है यानी चांदी और सोना, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। हम जो ज्वेलरी पहनते हैं, सोने की ज्वेलरी होती है, चांदी फिर भी जो है सल्फाइड्स के साथ मिलकर काली हो जाती है, लेकिन ये सोना जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। सिल्वर भी सिल्वर सल्फाइड के कारण काली जो होती है, चांदी सिल्वर सल्फाइड बनता है Ag2S। ओके, क्या बनता है, Ag2S। तो सिल्वर सल्फाइड के कारण ये काली होती है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट दिया गया है बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड।
ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो देखिए, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जिंक तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जिंक बच्चों, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेंगे और ये क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाते हैं। तो उदाहरण दिया गया है Al2O3 प्लस HCl, ये क्या फॉर्म करेगा, AlCl3 प्लस H2O। इसी तरह Al2O3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर जो है वो यहां से निकल जाएगा। अब हम करेंगे धातुओं की जो है जल के साथ अभिक्रिया। ओके, तो देखिए धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कैसे होगी। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगी। फिर जो धातु ऑक्साइड्स हैं ये जल के साथ अभिक्रिया करके फिर क्या बन जाता है, धातु के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। ओके, क्या बनते हैं लास्ट में, धातु के हाइड्रोक्साइड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो ठंडे जल से ही क्रियाशील हो जाते हैं, यानी ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लेते हैं। तो वो कौन से हैं, जो ज्यादा क्रियाशील धातुएं होंगी, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये बिल्कुल ठंडे जल से ही क्रिया कर जाती हैं। उसके बाद अब ऐसे भी हैं जो थोड़ा जल जो है वो गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए गर्म जल के साथ क्रियाशील कौन सी है, मैग्नीशियम, ये क्या करेगी, गर्म जल से अभिक्रिया करती है। अब देखिए एग्जाम्पल गिवन है बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में क्या बताया गया है कि ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करने लगती हैं, तैरने लगती हैं। अब इसका आंसर जो है क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक में अलग से दिया गया है, वहां भी पढ़िए आप। यहाँ पर क्या होता है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो जो धातु है उसके साथ जो है चिपक जाते हैं और हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण जो धातुएं हैं उनको वो ऊपर ले आती है, जिसके कारण ये जल पर तैरने लगती हैं। उसके बाद देखिए अब ठंडे जल से हो गया, गर्म जल से हो गया। अब देखते हैं भाप के साथ अभिक्रिया, यानी ना तो ठंडे के साथ अभिक्रिया करेंगे ना गर्म के साथ, केवल भाप, क्योंकि भाप में ऊर्जा ज्यादा होती है गर्म जल से। तो देखिए एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। तो ये तीन धातुएं एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद देखिए जल के साथ ऐसी धातुएं जो बिल्कुल क्रियाशील नहीं है, यानी कोई अभिक्रिया नहीं करेंगी, तो वो क्या है, लेड यानी शीशा, तांबा, गोल्ड, सोना, चांदी, ये सभी अभिक्रिया नहीं करेंगी। अब बच्चों देखिए हमने अभी पढ़ा कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कैसे करेंगी, सोडियम प्लस वाटर, ये क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऊष्मा निकलती है। इसी तरह मैग्नीशियम प्लस वाटर, ये क्या निकलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी हाइड्रोजन गैस के कारण जो ये धातु है ये जल के ऊपर तैरने लगती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम प्लस वाटर, ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी जो है गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, और ये क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है यहाँ से बनता है। तो ये थी बच्चों कुछ रिएक्शंस। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो बताइए बच्चों क्या नाम है ऐसी धातु का, आप आसानी से लिख सकते हो, मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। अधातुवर्ध है और तन्य का अर्थ बताइए। तो अभी हमने इसको ऊपर जो है डिस्कस किया कि अधातुवर्ध है और तन्य क्या होते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यह गुणधर्म अधातुवर्धता कहलाता है। और तन्यता, धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, यह गुण तन्यता कहलाता है। और इसमें आप जो है एग्जाम्पल भी दे सकते हो धातुओं के। नेक्स्ट, सोडियम एवं पोटाशियम के तेल जो है उनको धातुओं को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो ये हमने किया था अभी
कि सोडियम और पोटाशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो ये बच्चों आपका आंसर 3 हो जाएगा। अब देखिए नंबर 4, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उदाहरण देने हैं। तो ये देखिए, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या बन जाएंगे? ये जो है यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऑक्साइड होते हैं जो केवल अम्लीय होते हैं, कुछ ऑक्साइड होते हैं केवल जो है क्षारीय होते हैं, तो अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया करेंगे। तो लेकिन ये ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो बच्चों ये कंप्लीट चैप्टर जो है अलग से भी हमने जो है आपको करवाया हुआ है, और उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसको और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप पार्ट में ये चैप्टर गिवन है और बहुत अच्छे से आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।